हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय राउत जी की पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चंस पार्ट 2 के बारे में। तो इसका पार्ट 1 दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको 3 वीडियोज और सजेस्ट की थी जो कि कमेंट बॉक्स में पिनअप किया हुआ था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाले थे। एक था पौराणिक काल के संबंध में, दूसरा था कुमाऊं क्षेत्र और तीसरा था दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। और इस संबंध में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे उत्तराखंड अजय राउत जी की पुस्तक में या फिर अन्य उत्तराखंड की पुस्तकों में, वो मैंने आपको सारे कवर अप करा दिए थे। तो वो वीडियोज आप जरूर देख लें और उसी के बाद आप ये वीडियो देखें। और आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों इसी पोर्शन पौराणिक काल से संबंधित या फिर हम कह सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वरना ये सब चीजें मैं आपको लगभग पहले करा चुका हूँ। आज एक दो हमारे नए प्रश्न रहेंगे और कुछ चीजें हमारी पुरानी भी रहेंगी जो हमने पढ़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको उत्तराखंड का जो पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज है हमारी प्लेलिस्ट वाली, वो जरूर देख के जानी है। उससे भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का प्रधान स्रोत दोस्तों साहित्य को माना जाता है। किसको? साहित्य को। और साहित्य के साथ साथ ही हम ये कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथों को उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत या प्रधान स्रोत क्या है? वह है पौराणिक ग्रंथ, साहित्य या फिर हम कह सकते हैं क्या, धार्मिक ग्रंथ। और इस काल में लोगों के द्वारा लौह ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन, नगरी ग्रामीण सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों हमें उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहकर संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मानसियों की पूर्ण भूमि कहकर संबोधित किया गया है। क्या? देवभूमि या मानसियों की पूर्ण भूमि। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? उत्तर कुरु। उत्तर कुरुओं के निवास स्थान के कारण इसे उत्तर कुरु कहा गया है। कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड में किसका निवास स्थान बताया गया है? तो कौशिकी ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में वाक देवी के निवास स्थल के रूप में जाना गया है। तो वाक देवी के निवास स्थल के रूप में उत्तराखंड को जाना गया है कौशिकी ब्राह्मण में। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम कहा गया है। तो वही प्रश्न, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे कि कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड में किसका निवास बताया गया है? तो बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है? तो स्कंद पुराण में दोस्तों में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, कश्मीर और जालंधर। और इसमें से जो 2 खंड है केदारखंड और मानसखंड, इनका संबंध कहाँ से माना जाता है? उत्तराखंड से माना जाता है। वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र हमारा प्राचीन काल में केदारखंड नाम से जाना जाता था और वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र जो हमारा प्राचीन काल में मानसखंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहकर संबोधित किया गया। हिमवंत या फिर हेमवंत, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। स्कंद पुराण के मानसखंड का संबंध किससे है? तो कुमाऊं क्षेत्र से है। और स्कंद पुराण के केदारखंड का संबंध किससे है? गढ़वाल क्षेत्र से। और यही दो हमारे स्कंद पुराण के 5 हिमालयी खंडों में से 2 खंड केदारखंड और मानसखंड का संबंध उत्तराखंड से ही माना जाता है। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। हिमवंत वाला प्रश्न भी दोस्तों अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उससे पहले जो मैंने ऋग्वेद वाला प्रश्न बताया था वह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सचिवालय में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पुराणों में केदारखंड वह मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पुराणों में दोस्तों केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश या उत्तरखंड कहा गया है। क्या? ब्रह्मपुर, खसदेश या उत्तरखंड कहा गया है। और ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड को क्या क्या कहा गया है? तो ऐसे ही दोस्तों तपोभूमि भी कहा गया है, बद्रिकाश्रम भी कहा गया है, केदारखंड भी कहा गया है, पर्वत मतलब पवित्र क्षेत्र भी कहा गया है, पर्ण भूमि कहा गया है, ऋषि भूमि भी कहा गया है। सभी आपको याद रखना है। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? ठीक है, तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को दोस्तों हमारा केदारखंड कहा गया है। केदारखंड यानी कि वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र, जिसकी सीमा माया क्षेत्र यानी कि गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक थी। या फिर हम कह सकते हैं टमसा या तौस नदी से लेकर के बौद्धांचल पर्वत या नंदा देवी पर्वत तक जिसका विस्तार था वो था हमारा केदारखंड। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक यानी कि आप कह सकते हैं माया क्षेत्र या गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत या हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र केदारखंड कहलाता था। या हम ये भी कह सकते हैं कि तमसा टॉस नदी से लेकर के बौद्धांचल, नंदा देवी पर्वत या बधान पर्वत तक के क्षेत्र को भी हम केदारखंड कहते थे स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग। और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी पर्वत जिसे हम बधान पर्वत भी कहते हैं, इससे लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को दोस्तों हमारा क्या कहा गया है? वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र कहा गया यानी कि मानसखंड कहा गया है। तो यही दो केदारखंड और मानसखंड हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में दोस्तों बहुत बार यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है,
और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है, तो मैंने आपको करा दिया है। ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को बद्रीनाथ कहा गया है। क्या बद्रीनाथ कहा गया है। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, जबकि कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम कहा गया है, ठीक है। और बद्रिकाश्रम कहाँ स्थित है, चमोली में। कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्कंद पुराण में 5 क्षेत्रों का उल्लेख है, इसमें उत्तराखंड की चर्चा, जिसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, तो उत्तराखंड की चर्चा मानसखंड और केदारखंड में की जाती है, ठीक है। स्कंद पुराण के केदारखंड को गढ़वाल कहा गया है और मानसखंड को कुमाऊं कहा गया है, ठीक है। वर्तमान कुमाऊं की पहचान मानसखंड के रूप में करते हैं। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया, केदारखंड कहा गया, बता दिया था मैंने आपको। स्कंद पुराण में नंदा नदी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया, ये बता दिया था। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी थी, हमारे टोटल 18 पुराण थे। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, बाह्य वैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्मलिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण, ठीक है। इसी में से एक भाग था हमारा क्या, स्कंद पुराण। तो ये पुराण आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड से संबंधित पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण है, ये आप याद रखिएगा बस, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण था, ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण था, ठीक है। विष्णु पुराण का संबंध किससे था, मौर्य वंश से था, ठीक है। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे था, सातवाहन वंश से था। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से था, जबकि विष्णु पुराण का संबंध किससे था, दोस्तों मौर्य वंश से था, ठीक है। और वायु पुराण का संबंध किससे था, गुप्त वंश से हमारा वायु पुराण का संबंध था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला बात करते हैं, चमोली जनपद में जो हमारी गुफाएं स्थित है दोस्तों, गणेश गुफा कहाँ है, चमोली में स्थित है। स्कंद गुफा चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ के पास में। नारद गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, टिम्मरसैंण गुफा, भरत व हनुमान गुफा, लंगासू गुफा और गरुड़ गुफा, ये सभी गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, हमारा चमोली जनपद में स्थित है। आपको याद रखना है, कोई भी गुफा आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गणेश गुफा कहाँ है, स्कंद गुफा कहाँ है, नारद गुफा कहाँ है, व्यास गुफा कहाँ है, मुचकुंद गुफा कहाँ है, राम गुफा कहाँ है, टिमरसैंण गुफा कहाँ है, भरत व हनुमान गुफा कहाँ है, लंगासू गुफा कहाँ है, गरुड़ गुफा कहाँ है, सभी हमारी चमोली जनपद में स्थित है। अगला इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्या व्यास गुफा। व्यास गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने जन्मेजय को ब्राह्मण हत्या के दोष के निवारण के लिए महाभारत की कथा इसी व्यास गुफा में सुनाई थी। तो व्यास गुफा भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। और प्रश्न ये बन सकता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जन्मेजय के को ब्राह्मण हत्या के दोष निवारण के लिए महाभारत की कथा कहाँ सुनाई थी, व्यास गुफा में सुनाई थी। व्यास जी ने यहाँ एक पर षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही की गई थी। और कौन सी गुफा में की गई थी, व्यास गुफा में ही की गई थी। इसी षष्टिलक्ष्य संहिता ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है। तो यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि किस ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है, तो षष्टिलक्ष्य संहिता ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा की गई है। और यह षष्टिलक्ष्य संहिता जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, तो देवप्रयाग को दोस्तों समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समस्त पापों का विनाशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में ऋषि धाम में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में बताते हैं, तो महाभारत के वन पर्व में ऋषि धाम सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में बताते हैं। इसमें वन पर्व में, ठीक है, धाम तो नहीं होगा, ऋषि धौम्य होगा शायद, ऋषि धौम्य होगा, ठीक है। ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताते हैं, इसमें वन पर्व में। शिवजी की तपस्थली तथा कार्तिकेय के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो शिवजी की तपस्थली तथा कार्तिकेय के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों हमारा जागेश्वर मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि जागेश्वर किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गंगाद्वार को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, हरिद्वार नाम से जाना जाता है, या मायापुरी नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, अभी हरिद्वार नाम से जाना जाता है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग से किसे जोड़ा गया, तो कण्वाश्रम, जो कि हमारा कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, कोटद्वार के पास में। कण्वाश्रम को दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कण्वाश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कण्वाश्रम माली नदी के किनारे स्थित है। और कोटद्वार शहर हमारा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कोटद्वार जो शहर है वह खो नदी के किनारे स्थित है। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी, याद रखना आपको, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कण्वाश्रम प्रसिद्ध है, तो जो शकुंतला थी वह किसकी पुत्री थी, तो विश्वामित्र, और अप्सरा मेनका की पुत्री थी कौन, शकुंतला, ठीक है। और जो राजा दुष्यंत थे वो कहाँ के थे, हस्तिनापुर के शासक थे। सम्राट चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो सम्राट भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इनकी जन्मस्थली के रूप में भी कण्वाश्रम को ही जाना जाता है, ठीक है। भरत का जन्म भी कण्वाश्रम में ही हुआ था, जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है।
कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? कण्वाश्रम में की गई थी। कौन सी नदी के किनारे की गई थी? तो माली नदी के किनारे की गई थी। वर्तमान में कण्वाश्रम को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में कण्वाश्रम को चौका घाट नाम से जाना जाता है। क्या? चौका घाट नाम से जाना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उन्होंने चौका घाट या फिर ये कण्वाश्रम में ही की थी। महाकवि कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये महाकवि कालिदास के प्रमुख ग्रंथ है। सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। मालविकाग्निमित्रम किसका ग्रंथ है? कालिदास जी का। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम सभी महाकवि कालिदास के ही ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था उत्तराखंड में? तो सीतावनी नामक स्थान पे हमारा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। कहाँ पे? सीतावनी नामक स्थान पे। श्रीनगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर को प्राचीन काल में श्री क्षेत्र या फिर सुबाहुपुर नाम से जाना जाता था। श्री क्षेत्र या सुबाहुपुर नाम से जाना जाता था और प्राचीन नाम इसका श्री क्षेत्र या सुबाहुपुर जाना जाता है। यहाँ पर सुबाहु नामक शासक ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। तो महाभारत का युद्ध में सुबाहु नामक शासक ने कहाँ पे भाग लिया था? तो श्रीनगर से भाग लिया था, याद रखना आपको, ठीक है। किस विषय का उल्लेख सभा पर्व, आरण्यक पर्व तथा भीष्म पर्व तीनों में मिलता है? तो कुलिंद विषय का उल्लेख हमें सभा पर्व, आरण्यक पर्व तथा भीष्म पर्व तीनों में मिलता है। किसका? कुलिंद वंश का, ठीक है, सॉरी, कुलिंद विषय का। और इसी कुलिंद विषय को सुबाहु विषय भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था। तो ये दोस्तों हमने इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अगला दोस्तों एक से दो प्रश्न और यहाँ पे हमारे बनते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी कुमाऊं और गढ़वाल को दो भागों में विभाजित करती है? तो बधाड़ पर्वत श्रेणी जो है हमारी, वह कुमाऊं और गढ़वाल को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। या कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर या विभाजन रेखा पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? बधाड़ पर्वत श्रृंखला है, जिसे नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक दो फैक्ट और आते हैं जो मैंने आपको दोस्तों जो वीडियो के लिंक दिए हुए हैं वो आपको जरूर देख लेने हैं कि सप्त सिंधु देश किसके लिए प्रयोग किया गया? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड, ये कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। विषोम पर्वत पर स्थित है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो गढ़वाल से माना जाता है, ठीक है, गढ़वाल से माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध। मनसार का मेला कहाँ लगता है? शीतोनिश्चय पट्टी देवप्रयाग में लगता है। यही शीतोनिश्चय पट्टी में माता सीता हमारी धरती में समाई थी। भगवान रघुनाथ का प्रसिद्ध मंदिर देवप्रयाग मंदिर कहाँ? देवप्रयाग में स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में तपोवन टिहरी गढ़वाल को जाना जाता है। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर जोशीमठ में बाणासुर की राजधानी थी। केदारनाथ का प्राचीन नाम था हमारा भृगुतुंग। षष्टिलक्ष्य संहिता ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। मनुष्यों के आदि निवास पूर्वज मनु के निवास स्थल के रूप में अलकापुरी को जाना जाता है। कुबेर की राजधानी के रूप में भी अलकापुरी को जाना जाता है। षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना व्यास जी ने करी थी। इसी प्रकार से महाभारत में त्रिपथका किसे कहा गया? तो गंगा नदी को त्रिपथका कहा गया है। रघुवंश काव्य में कालिदास ने गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो गौरी गुरु, गौरी गुरु। तो प्रश्न ये एग्जाम में बन चुका है एक बार कि कालिदास ने अपने किस ग्रंथ में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है? तो रघुवंश काव्य में किया है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर या सुबाहु पर श्री क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन हमें वन पर्व में मिलता है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं बद्रिकाश्रम के बारे में, कण्वाश्रम के बारे में, महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, या कुमाऊं क्षेत्र के बारे में, कुमाऊं क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में और तारीख फिरोजशाही ग्रंथ के बारे में, जिसके तहत हम ये पढ़ते हैं कि कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू सिंह का दमन करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? उत्तराखंड में आगमन किया था। तो तारीख मुबारक शाही में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ। वो वीडियो आप दो जो लिंक मैंने आपको दिए हुए हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। जाखन देवी मंदिर या किरातों के वंशजों की भाषा, अप्सराओं का निवास स्थान, गंगा द्वार, कनखल, ये सब चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। तो वो पोर्शन आपको उन वीडियो से देखना है जो मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिनअप किए हुए हैं। आज मैं फिर से कर दूंगा। तो ये दोस्तों हमारे फिर अजय रावत जी की वन लाइनर सीरीज से 4 पार्ट हो जाएंगे। बाकी इससे आगे हम दोस्तों बात करेंगे कुलिंद राजवंश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे बचे हुए रहेंगे, जो हमारे अभिलेख है या फिर हम कह सकते हैं जो पुरा प्रजातीय है उससे संबंधित एक पार्ट बना लेंगे। और उसके बाद में हम फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको कवरअप करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।